हारा वही जो लड़ा नहीं। एक बार और गौर कीजिएगा, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये एक बहुत ही शानदार लाइन के साथ आज मैं आपके साथ एक ट्वेल्थ फेल नामक उपन्यास का जिक्र करने वाला हूँ। और इसमें मैं आपको बताऊँगा एक साधारण सा लड़का, कौन, जो इस उपन्यास का नायक है मनोज कुमार शर्मा। एक जो लड़का है उसके बारे में पूरी कहानी ये चल रही है। क्या कहानी है, कैसी कहानी है, पूरा मैं आपसे इसमें डिस्कस करूँगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको क्योंकि लंबा बनेगा तो इसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2.25 या 50 पे आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, जिससे जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो एक बहुत शानदार स्टोरी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं, जो भी जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो कभी भी आप जो है हारेंगे नहीं, लड़ेंगे परिस्थितियों से। एक बार मैं इनको दिखा देता हूँ, गौर से देख लीजिए। यही वो व्यक्ति हैं, मनोज कुमार शर्मा। देख लीजिए, वर्तमान में महाराष्ट्र में डीआईजी के पद पे हैं ये इनकी पुस्तक आई थी जब इसका विमोचन हुआ था। ये आपको मनोज कुमार शर्मा दिखेंगे, ये उनकी पत्नी हैं, इनका भी इस कहानी में जिक्र आएगा। ये मुख्यमंत्री जी हैं और ये अनुराग पाठक जी हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अनुराग पाठक जी इनके जो है मनोज शर्मा के जो हैं मित्र हैं, ठीक है। लगभग इनकी 25 वर्ष की दोस्ती हो गई है, ठीक है। तो ये अनुराग पाठक जी के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ये एक बार इनकी पत्नी को देख लीजिए और इनको देख लीजिए, ठीक है। इनका नाम, पत्नी का नाम श्रद्धा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बहुत ही शानदार वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो मनोज कुमार शर्मा हैं, ये एक मुरैना ज़िला है एमपी में। कहाँ है? एमपी में मुरैना ज़िला। और मुरैना ज़िला से 30 किलोमीटर दूर एक बिलग्राम नाम का गांव है। कौन सा नाम का? बिल नाम का ग्राम, जहाँ पे मनोज रहते हैं, ठीक है। और वहीं से एक जौरा नाम की जगह है जो तहसील क्षेत्र है, जहाँ पे एक स्कूल होता है, ठीक है। अब पहले मैं तो आपको बता देता हूँ मनोज के जो परिवार में कितने लोग हैं। तो मनोज हैं, इनके भाई जो हैं कमलेश हैं, इनकी माता जी हैं और इनके पिताजी हैं, साथ में एक बहन भी है, सिस्टर भी है इनकी, ठीक है। तो 3 बच्चे और एक माता पिता, कुल 5 लोगों का परिवार है। इनके बीच में आपको चर्चा बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मनोज जो हैं, ये 12th फेल, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम भी है। ध्यान दीजिएगा, पूरी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और एक बार अगर सुन लिया ना तो जीवन सफल हो जाएगा, ये इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा होता है आम तौर पर, 12th का एग्ज़ाम होने वाला है। 12th के एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर मुकेश जी हैं, ये मैथ से 12th कर रहे हैं। इनके एक मित्र हैं विष्णु जी, वो भी क्या कर रहे हैं, 12th से मैथ में हैं। और विष्णु जी के पिताजी एक गवर्नमेंट टीचर हैं, पंडित जी हैं, बहुत अच्छी जो है नौकरी में है, टीचर हैं। और मुकेश के पिताजी भी कृषि विस्तार अधिकारी हैं। क्या हैं? कृषि विस्तार अधिकारी। एक अच्छी पोस्ट होती है कृषि विस्तार अधिकारी की, लेकिन इनके बारे में भी आगे आपको चर्चा मिलेगी कि इनका व्यक्तित्व कैसा है, कैसा ये नज़रिया है इनका। तो क्या हुआ कि मनोज को पेपर देने अब जाना है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि मनोज को पेपर देने जाना है कहाँ? जौरा। तो जौरा जा रहे हैं। जौरा जाने के लिए ऑटो पकड़ना पड़ता है या बस, तो ऑटो से जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑटो से जाना है। रोड जो है, रोड के पास जहाँ से रिक्शा मिलता है वहाँ पे जाके खड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले एक मैंने आपको बात नहीं बताई कि जिस दिन जाना है पेपर के, उस दिन बड़े सुबह 4 बजे, जैसे कि जनरली उठते हैं लोग परीक्षा के टाइम पे, तो विष्णु भी उठे, वो बढ़िया मैथ लगा रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। लेकिन इनके जो मित्र हैं मनोज, ये आराम से 6 बजे, अपना 7 बजे उठते हैं, जिस टाइम पे वो उठते थे। और उसके बाद इनको प्रशंसा सुनने की बहुत ललक होती है, तो ये क्या करते हैं कि बड़ी ज़ोर ज़ोर से मैथ के सवाल बोलने लगते हैं, जिससे वहाँ पे कुएं के पास खड़ी महिलाएं जो थीं, बूढ़ी महिलाएं थीं या जो भी महिलाएं थीं, उन्होंने इसको देखा, बोला देखो एक हमारा लड़का है जो पढ़ता नहीं, और एक ये देखो मनोज है जो कितना तेज कितना पढ़ता रहता है, बेचारा दिन भर पढ़ता रहता है। और इसकी प्रशंसा का बहुत ही ललायत व्यक्ति था, जनरली सभी होते हैं। ये गया इनके पास और हर हमेशा की तरह इनका क्या किया, बूढ़ी माँ का क्या किया, पानी भर दिया, पानी कुआं से खींच दिया। जैसे इसने कुआं से खींचा तो इसको शाबाशी मिली
कि लाला फर्स्ट डिवीज़न आओ, बुंदेलखंडी में लाला फर्स्ट आयोगो तुम, इस प्रकार की भाषा उसको बोली गई। ये भी बड़ा खुश था। चलिए ऑटो के पास चलते हैं जहाँ से ये जा रहे हैं। ऑटो के पास पहुँचे। ऑटो में क्या था, इसका एक दोस्त था बल्ले, मनोज का ही दोस्त कौन था, एक बल्ले। बल्ले ऑटो चलाता है और ये 3 सवारियों को लेके जा रहा होता है। इसी बीच बस वाले से झगड़ा हो जाता है। बस वाला बोलता है तुमने हमारी 3 सवारियां ले ली। कौन कौन, विष्णु को, मनोज को और विष्णु के पिताजी भी स्कूल जा रहे थे, इन तीनों को तुमने ले लिया, ये गलत किया, मैं तुम्हें आगे देख लूँगा। लड़ाई झगड़ा हुआ इनके बीच, बस चली गई, ऑटो भी चला गया। ये लोग पहुँचे कहाँ, स्कूल। स्कूल में पहुँचे तो जनरली क्या होता है कि स्कूल के कमरों में सेक्शन, ऐसे क्लास बटी होती हैं जिसमें क्या होते हैं, पेपर होते हैं। सभी बच्चे इसमें बैठते हैं, 30-30, 50-50। तो उस स्कूल में जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने क्या किया था कि मैं सबको नकल कराऊंगा, ऐसा सबसे वादा किया था। तो इन्होंने क्या किया, एक बड़े से ग्राउंड में टेंट लगवा के सभी बच्चों को बैठवा दिया। उस दिन पहला ही पेपर किसका होता है भाई, मैथ का होता था। तो मैथ का पेपर हुआ। तो मैथ के पेपर में सबको ये आशा थी कि नकल होगी। सभी लोग नकल की तैयारी के साथ गए थे, मतलब अपनी कुंजी गाइड वगैरह लेके पहुँचे थे। यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया सबके सामने, सभी लोग इस बोर्ड के इंतज़ार में थे। जैसे ही पेपर बटा, घंटी बजी, उसके बाद जो मैथ के टीचर थे, मैथ के टीचर ने जल्दी जल्दी क्या किया, क्वेश्चन की सप्लाई चालू की। क्वेश्चन की सप्लाई क्या, पहले वो अंदर बैठ के सॉल्व करते एक क्वेश्चन और फिर यहाँ पे आके उतार देते। तो जैसे ही उन्होंने एक क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन के लिए वो जा ही रहे थे कि उसी बीच एक और हीरो की एंट्री होती है जिनका नाम होता है दुष्यंत सिंह। ये यहाँ के एसडीएम हैं। जब ये एसडीएम यहाँ पहुँचते हैं तो एकदम खलबली मच जाती है। दुष्यंत सिंह जब पहुँचते एकदम खलबली मच जाती है। सब अपने कॉपी पेन बस्ते बंद करने लगते हैं। इतने में उनके साथ जो 5-6 पुलिस के कर्मचारी होते हैं वो एक बोरी लेते हैं, सब की कुंजी गाइड सब छुड़ा लेते हैं। और वहाँ के जो प्रिंसिपल है साथ ही साथ उनको बड़ी डांट लगाते हैं कि आप ऐसा करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, नकल करवाते हैं, आपको शर्म नहीं आती, इस प्रकार की डांट फटकार लगाई। तो प्रिंसिपल साहब ने बच्चों से बाद में कहा धीरे से कि ये कुछ देर में चले जाएंगे, तो उसके बाद फिर से नकल होगी भैया, नकल तो होगी तभी सब पास होंगे, नकल नहीं होगी तो नकल के भरोसे सब बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो फिर नकल के भरोसे लोग थे। जब नकल के भरोसे लोग थे तो क्या हुआ, इसके बीच एसडीएम ने कहा भैया हम तो यहीं पे अब बैठेंगे, कुर्सी लगा करके। एसडीएम साहब वहीं पे क्या हुए, बैठ गए कुर्सी लगा के। भैया हम तो जब तक नहीं जाएंगे जब तक पेपर सबमिट नहीं हो जाता। और ऐसा हुआ भी, पेपर सबमिट हुआ। और पेपर सबमिट हुआ तो सबको पता चल गया कि क्या होने वाला है। तो जो मनोज हैं उन्होंने एक दिमाग लगाया, इन्होंने सुना था कि अगर पेपर को ही 4-6 बार उतार दिया जाए तो कुछ तो नंबर मिल जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया पेपर को बार बार उतार दिया और बीच में क्या लिखते चले गए, इति सिद्धम इति सिद्धम इति सिद्धम। इस प्रकार से इन्होंने पूरे पेपर को 5-6 बार उतार दिया और इति सिद्धम लिखते गए। ठीक है, मैं जो इनकी पुस्तक है उसी के अनुसार बात कर रहा हूँ, आप लोग से अपने से कुछ नहीं बता रहा हूँ। इति सिद्धम लिखते गए। अब क्या हुआ, जो विष्णु था वो पढ़ने में तेज़ था, ठीक है, मनोज जो था वो पढ़ने में थोड़े कमज़ोर थे। और फिर बात आई वहीं क्या, रिजल्ट की। रिजल्ट क्या आई तो मनोज के चाचा को पता चला। इस समय मनोज के पिताजी जो डिंडोरी में नौकरी कर रहे थे वो भी गांव आए हुए होते हैं डिंडोरी से, और इनके पिताजी यहाँ पे बैठे हुए हैं घर में, कुछ कागज़, अपने सरकारी कागज़ देख रहे हैं। उसी बीच इनके चाचा पहुँच गए पिताजी से कुछ मज़ा लेने के उद्देश्य कि जैसे पिताजी मनोज को थोड़ी डांटें। तो पिताजी से कहने लगे कि भैया ये देखो क्या किया, मनोज फेल हो गए हो, बुंदेलखंडी में बोला उन्होंने। तो मनोज इतने समय थे नहीं, मनोज को ऐसा कहा गया मनोज फेल हो गए हो। तो ये सोचा गया कि भैया मनोज को बहुत डांट मिलेगी, ठीक है। और पिताजी पढ़ाई पे बिल्कुल ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, अब उनको डांट मिलेगी तो पिताजी एकदम इग्नोर कर दिए। तो इन्होंने फिर से कुछ मिर्ची मसाला लगा के बोला, ये मैं पहले ही कहता था कि भैया इसको अपने साथ रखो, नहीं तो ये पढ़ने में ध्यान नहीं देगा और फेल हो जाएगा। फिर पिताजी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर चाचा जी ने मिर्च मसाला लगा के बोला कि मोबाइल नंबर जैसे अंक इसको मिले हैं 2, 4, 6, 8, हिंदी में 62 पाया है और बाकी सभी विषय में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में साफ हो गया है। और इंग्लिश में ये पहले से वीक थे तो इंग्लिश में भी साफ थे, तो सब विषय में ये क्या हो गए, फेल हो गए। इस तरह से इनका रिजल्ट 12th फेल आया। और वहीं ये जो विष्णु थे
विष्णु थे, ये क्या हुए, फर्स्ट डिवीज़न पास हुए और इनके पिताजी भी मास्टर थे। बड़ी इनकी सराहना हुई और इनकी बड़ी बुराई हुई। तो ये कुएं में जैसा कि पता था कि ये पानी भर रही थी कुछ महिलाएं, तो ये फिर से जाके पानी भरे तो इनको फिर से बोला गया, आशीर्वाद मिला कि मेरा ये लल्ला जो है फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाए। तो ये विष्णु जो हैं ईर्ष्या के मारे बोल पड़े, ये क्या फर्स्ट आएंगे, ये तो फर्स्ट डिवीज़न फेल हो गए हैं, फर्स्ट डिवीज़न फेल हो गए हैं। वहाँ पे सन्नाटा पहुँच गया, उसी बीच चाचा भी पहुँच गए, अरे ये मूर्ख है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये है वो है, इस प्रकार की जो है बातें चलने लगी। अब आगे चलते हैं। अब ये तो भैया फेल हो गए, तो ये अपने एक मित्र हैं इनके, अपने मित्र के पास राकेश के पास पहुंच गए। ठीक है, इन राकेश के पास जब पहुंचे तो राकेश जो था समझदार लड़का था लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। तो मुकेश जब राकेश के पास गए तो उनसे अपनी दुख दर्द बताने लगे कि ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे सभी लोग जो हैं जो राकेश है, राकेश ने मनोज को बहुत समझाया कि हो गया, फेल हो गया, नेक्स्ट टाइम पास हो जाओगे। और इनके पिताजी ने भी यही कहा था कि हो गया, फेल हो गया है, दूसरी बार पास हो जाएगा। पिताजी ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे मनोज के। चलिए, तो ये एक घटना हुई। उसके बाद दूसरे साल मनोज ने अपना सब्जेक्ट चेंज कर दिया, मैथ से सीधे ये चले गए आर्ट्स में। आर्ट्स से इन्होंने पढ़ा। 10th में ये 3rd डिवीज़न पास हुए थे। 12th में अब ये पढ़ के 2nd डिवीज़न 55% के साथ पास हो गए। तो सेकंड पास हो गए, एक साल फेल हुए थे, दूसरे साल ये क्या हुए थे, पास हो गए थे। बड़ी इनकी क्या होती थी, बदनामी हुई थी। ठीक है, 12th फेल होने पे। अब एक बात और किस्सा था, इनके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। पिताजी गवर्नमेंट जॉब में भले थे, मैं थोड़ा सा पिताजी के बारे में बता देता हूँ। ये डिंडोरी में जॉब करते थे, लेकिन इनके अधिकारी से, जो भ्रष्ट अधिकारी था, ध्यान दीजिएगा, इनके पिता बेहद ईमानदार थे और इनका जो अधिकारी था बेहद क्या था, बेईमान था। तो पिताजी ने इनसे क्या हुई, झगड़ा हो गया पिताजी का इनके अधिकारी का, तो पिताजी को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ये 12 महीने में मान के चलिए कि ज़्यादातर ये क्या रहते थे, इनके पिताजी सस्पेंड रहते थे अपने ईमानदारी के कारण, क्योंकि सभी बेईमान थे और बेईमान मिलके ईमानदार व्यक्ति को क्या कर देते थे, फंसा देते थे। तो इनके घर की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। इनकी माँ बेचारी अगल बगल से उधार लेकर के जुटा कर किसी प्रकार से क्या कर रही थी, घर का खर्चा पानी चला रही थी। और ये इनके पिताजी डिंडोरी चले जाएं तो साल साल भर आए ना, सस्पेंड वहीं रहे आएँ, और सस्पेंशन में जो सैलरी मिलती है वो आधी मिलती है या आधी मिलती है, गुजारा भत्ता बस मिलता है, तो उसमें भी काम नहीं हो पा रहा था। तो इनका जो भाई था कमलेश, किसका, मनोज का भाई कौन था, कमलेश। ध्यान रखिएगा, जो कमलेश था ये बहुत घुमक्कड़ व्यक्ति था, ये 8th से ही पढ़ाई छोड़ दिया था। मनोज अभी भी लगा हुआ था। अब क्या होता है कि घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये दोनों जो बालक मम्मी के सामने प्रस्ताव रखते हैं और पापा भी रहते हैं कि ऑटो खरीदेंगे। ऑटो खरीदेंगे, किसकी ऑटो, जो बल्ले नहीं है, बल्ले इनका जो दोस्त था उसकी ऑटो खरीदेंगे। तो 40,000 में ऑटो उस समय पे मिल रही थी, 40,000 में ऑटो मिल रही थी। अब 40,000 आए कहाँ से, पिताजी के पास सस्पेंशन है और पिताजी जो हैं पैसा ही नहीं है, माताजी के पास भी नहीं है। तो अब करें तो करें क्या। अब ये कब की बात है, जब ये 12th फेल हो चुका था, ध्यान रखिएगा, उस बीच की बात है, पास नहीं हुआ था, एक साल फेल हो गया था। अब 40,000 कहाँ से आए, तो इनकी माता जी ने, जो विष्णु थे उसके पिताजी से उधार लेकर के इनको क्या खरीदवा दिया, ऑटो खरीदवा दिया दोनों को, कमलेश को और किसको, कमलेश को और एक और व्यक्ति हैं आपके मनोज को, दोनों भाइयों को ऑटो। अब ये प्रतिदिन ऑटो चलाते और 200 रुपये लगभग, किसी दिन 200, किसी दिन 250 रुपये ला के माँ को देते। तो माँ भी खुश हो जाती कि चलो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की ये हालत देखी नहीं जाती थी, क्योंकि दिन भर ऑटो चलाते थे। जब ये पहुँचते थे तो इनके बाल खड़े, होंठ फूटे, मुँह सूखा सा रहता। तो माँ भी बड़ी चिंतित रहती है अपने बच्चों के ऊपर। अब एक बार की बात है, ध्यान दीजिएगा, ऑटो चलती और एक बार की बात है, क्या हो रहा था, गांव में मैच हो रहा था, गांव में मैच हो रहा था। और उस समय पे मैच जो हो रहा था उसमें जो अतिथि थे ये वही दुष्यंत सिंह थे, जो आकर के पेपर रुकवाए थे और जिसके कारण लोग क्या हुए थे, फेल हुए थे। लेकिन मनोज उनसे बड़ा प्रभावित हुआ था, भले वो फेल हो गया था, लेकिन प्रभावित क्यों हुआ था कि दुष्यंत सिंह बताइए एक ऐसा आदमी है जो बताइए इतने बड़े मतलब जो पेपर हो रहा है उसमें बैठ के प्रिंसिपल तक की नहीं चली,
और बताइए वहाँ पे सब लोगों को फेल करा दिए। इतने मतलब पावरफुल आदमी हैं, तो उनके मन में उनके जैसे बनने की एक ललक बन रही थी मनोज की, लेकिन थे क्या, 12th फेल। ऐसे एक बार मैच हो रहा था, तो यहाँ पे मैच के लिए एंट्री फीस चाहिए होती है, तो 100 रुपये एंट्री फीस थी, तो 10-10 रुपये सबको देना था। तो मनोज के पास पैसे नहीं थे, मनोज ने मम्मी से मांगा, तो मम्मी ने कहा खेलने के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा है ही नहीं खाने के लिए, तुम खेलने की बात कर रहे हो। मनोज को भगा दिया उनकी मम्मी ने। जब भगा दिया तो मनोज बेचारे क्या हुए, डरते हुए अपने सूखा मुंह लेके कहाँ पहुँच गए, खेल के मैदान में पहुँच गए। अब उनको खिलाया तो गया नहीं था, पैसे थे नहीं उनके पास, तो अब वो क्या करेंगे। तो वो क्या किए कि सीधे वहाँ पे खड़े रहे, अपना देखते रहे। इतने में बीच मैच में दुष्यंत सिंह पहुँच गए। मुख्य अतिथि थोड़े लेट आए थे, मैच चालू हो गया था, आधा मैच निकल भी गया था, तब दुष्यंत सिंह पहुँचे। और उसमें जो इनकी टीम थी मनोज की, वो लास्ट खेल रही थी, मतलब पहले बॉलिंग की और फिर बैटिंग करने लगे जब दूसरी पारी में। तो जो यहाँ का कमेंट्री कर रहा था, वो बड़ी थकी हुई कमेंट्री कर रहा था, जैसे ये नीली शर्ट ऐसा कर, पीली शर्ट खेल रहा है, इस प्रकार की कमेंट्री जो दुष्यंत सिंह को पसंद नहीं आई। तो इसको जो ये लड़का है, इसको टॉयलेट लगी, क्योंकि बहुत देर से वो बैठा हुआ था, तो इसको टॉयलेट लगी। तो ये अपना माइक मनोज को पकड़ा करके, अपना माइक किसको पकड़ा दिया, मनोज की, मनोज तुम कमेंट्री करो, मैं आता हूँ जब तक, जब से मैच हुआ है तो मैं नहीं गया। तो उसने ऐसा किया, तो मनोज को दे दिया। मनोज भी क्या किया कि बढ़िया शानदार, क्योंकि हिंदी में ये बहुत अच्छे थे पहले से ही, तो इन्होंने बढ़िया ज़बरदस्त कमेंट्री करी। दुष्यंत सिंह को बहुत भाई गई, ये अचानक कैसी कमेंट्री हो गई, मतलब भाषा ही बदल गई, इनको मज़ा आने लगा दुष्यंत सिंह को। इतने में वो आया लौट कर, जब आया तो इसने माइक छुड़ा लिया, फिर से वही पीला पीला नीला शर्ट करने लगा। तो दुष्यंत सिंह ने कहा कि बेटा उसको फिर से माइक दे दो, उसको देखो, तुम बैठो यहाँ पे। तो फिर से मनोज को मिल गई भाई कमेंट्री करने के लिए। इन्होंने शानदार कमेंट्री की, फिर से शुद्ध हिंदी में बढ़िया कमेंट्री की। दुष्यंत सिंह को बहुत ज़्यादा कमेंट्री पसंद आई, तो दुष्यंत सिंह ने इनकी प्रशंसा की, बहुत लालायित। इन्होंने कहा बहुत अच्छा बोलते हो, दुष्यंत सिंह ने इनको कहा। तो ये भी बड़ा खुश थे कि दुष्यंत सिंह ने मेरी तारीफ़ की। अब आ जाते हैं ऑटो की बात पे। ऑटो की बात पे ऐसा आ गए कि अब इनके पास ऐसे थोड़ी बहुत कमाई होने लगी, लेकिन 1 महीने चलाने के बाद क्या हुआ कि एक दिन ये जा रहे थे, तो चेकिंग में इनकी ऑटो को पकड़ लिया। किसने, पुलिस वाले ने पकड़ लिया और ले जाके थाने में खड़ा कर दिया। थाने में खड़ा कर दिया, और ये दोनों भाई पीछे पीछे पुलिस वाले के भागते हुए गए, बोले क्यों पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया। थानेदार ने बढ़िया डांट लगाई, ठट क्यों नहीं पकड़े, क्यों नहीं पकड़े। इनके मामला समझ में नहीं आ रहा था। इतने में वो बस निकली जिससे बल्ले की ऑटो की लड़ाई हुई थी। तो जब ये पहुँचे, ऑटो पहुँची, तो जब मतलब जो बस पहुंची, तो उसने हाथ हिलाया, कहीं कहा था ना कि ऑटो चलाने नहीं दूंगा इस रोड पे, इस प्रकार से उसने कहा। तो इनको दोनों लड़कों को, कमलेश को और मनोज को, ये दोनों भाई थे ऑटो में, इन दोनों को समझ में आ गया भैया ये तो बस वाले ने सब करा दिया। इतने में ही झूठा केस बना के उसके ऑटो को पकड़वा दिया गया। मतलब एक व्यक्ति भी गवाही के लिए सामने आ गया, उसने कहा भैया इसी ने मेरे को टक्कर मारी थी, मैंने देखा है, इनको जेल में बंद कर दो। थानेदार ने उठाया दोनों को, जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद हो गए, अब ये दोनों रोए जाएं, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, एक था मान लो 15-16 साल का, एक था 10-12 साल का। अब ये रोने के अलावा कुछ सूझे ना, तो एसआई ने क्या किया कि बोला कि जाओ छोड़ दो दोनों को, लेकिन ऑटो कोर्ट से छूटेगी। ऑटो कहाँ से छूटेगी, कोर्ट से। और कोर्ट से छूटना मतलब जहाँ जो थाने के सामने ऑटो गाड़ी पड़े थे वो सब बकवास हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। तो इसने सोचा कि कोर्ट से छूटना मतलब गाड़ी हमारी गई। अब ये दोनों बेचारे रोते 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 रोते, अब रात में गाड़ी तो मिलती नहीं, 10 बजे 11 बजे ये अपने पहुँचे घर। जब घर पहुँचे तो मम्मी से लिपट के मनोज, जो बहुत भावुक लड़का था, जाके अपने मम्मी से गले लग के रोने लगा, मम्मी को व्यथा सुनाई। मम्मी ने भी कर्जा लेके दिया था, मम्मी बहुत दुखी थी, लेकिन माँ तो माँ होती है। और जब माँ होती है तो उसने समझाया बेटा वो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये है वो है, सब दोनों को, मनोज कमलेश को ढाढ़स बधाया। मनोज जाके छत पे अपने लेट गया, रात भर तारे गिना, रात भर सोचा उस एसआई के बारे में कि कितना भ्रष्ट आदमी है, फालतू में फंसा रहा है, ये है वो है। बहुत सोचा। अपने जो दोस्त था राकेश, उसके पास गया। राकेश के पास जब गया, देखिए स्टोरी आगे और इंटरेस्टिंग होती जाएगी, थोड़ा समझिएगा कैसे ये लड़का कहाँ तक पहुँचा है, ग्वालियर कैसे पहुँचा, दिल्ली कैसे पहुँचा, अल्मोड़ा, पूरी कहानी मैं इसमें बताऊँगा, बस स्किप नहीं करना, थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है।
अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इसने जाकर के मनोज राकेश के पास गया, सारी व्यथा बताई। राकेश ने कहा तुझे तो वो दुष्यंत सिंह पहचानता है। अच्छा, दुष्यंत सिंह की तरह ही ये मनोज बनना चाहने लगा था, क्योंकि दुष्यंत सिंह एक एसडीएम था और बहुत पावर उसकी उसने देखी थी 2 बार, और तीसरी बार भी देखने के लिए एक मौका मिलेगा। तो राकेश ने सलाह दी मनोज को कि तुम जाओ एसडीएम के पास, जो दुष्यंत सिंह है, उनसे अपनी व्यथा बताओ, वो कुछ करेंगे। तो ये भाई साहब एसडीएम ऑफिस पहुंच गए, और एसडीएम दुष्यंत सिंह वहां बैठे हुए थे। लेकिन मनोज अगर मिले, उसके लिए एक पर्ची मिली उनको, पर्ची में कारण लिखना था। तो कारण में उसने सोचा कि अगर मैंने ये बोल दिया कि गाड़ी छुड़वाने आया हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, तो दुष्यंत सिंह मुझे बड़ा बेकार आदमी समझेंगे। तो उन्होंने लिखा कि कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो ये कह के जब उनको बुलाया गया तो वो पहुँच गए। जब पहुँचे एसडीएम देखते उनको पहचान गए, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी कमेंट्री करता है। अपने जो वहाँ के कलीग बाबू लोग थे उनको उन्होंने ऐसा बताया। जब ऐसा बताया तो मनोज ने बोला कि ये तो पहचान गए मुझे। तो अब मनोज को थोड़ा अंदर से गर्व महसूस होने लगा। उनका जो भाई कमलेश था वो सोचा कि अब तो ऑटो मतलब छूट ही जाना है। इतने में वही एसआई जो पुलिस वाला था वो पहुंच गया, वही एसआई वहां पहुंच गया एक केस, दूसरे केस के सिलसिले में, वो भी उसी गवाही को लेकर। उसका नाम दिनेश था, वो दिनेश भी पहुंच गया। और दूसरी गवाही थी, इनका केस नहीं था, वो दूसरा केस था, उसमें कुछ चोरी वोरी का मामला था। तो इसने दिनेश ने कहा कि हाँ मैंने गोली चलते देखा है। तो एसडीएम ने कड़ी फटकार जब इस दिनेश को लगाई तो दिनेश चुप हो गया, हड़बड़ा गया। और एसआई भी चूंकि झूठा केस बनवा रहा था तो वो भी हड़बड़ा गया। तो एसडीएम ने जो केस था मारने वाला, क्योंकि उसमें एक झूठे सच्चे आदमी को बेचारे को फंसाया जा रहा था, तो एसडीएम ने इसको बचाया, इसको खूब हड़काया और इसको भी हड़काया, और इसके ऊपर कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो विभागीय जांच होती है, वो बैठा दी एसडीएम ने एसआई के ऊपर। तो ये कमलेश और मनोज देख के बड़े, मतलब मनोज तो बिल्कुल परेशान हो गया कि मतलब इतना शानदार आदमी एसडीएम, बताओ 1 मिनट में, एक चुटकी में पूरा केस को रफा दफा कर दिया। और बताओ उस बेईमान एसआई को जो है कि उसके ऊपर कार्रवाई भी कर दी। तो मनोज ने कहा अगर मैं अभी बोलता हूँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो इसने क्या किया कि बोला नहीं, लेकिन इस आदमी से, एसडीएम से बहुत प्रभावित हुआ मनोज कि बनना है तो भैया अब दुनिया में एक ही चीज़ बननी है, वो भी कौन है, एसडीएम ही बनना है भैया, एसडीएम ही बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं बनना। ये सोच लिया था मनोज ने। अब एसडीएम साहब ने भैया मनोज से पूछ लिया क्या पूछने आए हो। बोले कैरियर के बारे में सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। बोले इसके लिए बेटा पीएससी की तैयारी करनी पड़ती है, पीएससी में अच्छा टॉप करना पड़ता है, तब जाके एसडीएम बनते हैं, और ये जो होता है ग्रेजुएशन के बाद होता है। तुम अभी क्या किए हो? तो बोला, झूठ बोला। यहाँ पे मनोज ने बड़े आसानी से झूठ बोल दिया कि 12th पास हूँ। धीरे से 12th में कितने परसेंट आए, एसडीएम ने फंसा दिया फिर से। अब ये मनोज क्या बोले, तो ये बोल दिए 62% आए हैं, जबकि ये थे क्या, मनोज भैया फेल थे। लेकिन उन्होंने कहा क्या, भैया 62% आए हैं मेरे, 62% आए हैं। एसडीएम ने कहा वेरी गुड, तो अब तुम्हें ग्रेजुएशन करना चाहिए, उसके बाद तुमको फिर पीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और उसमें टॉप करोगे तब तुम इस पद पर आ पाओगे। मनोज ने समझा सुना, लेकिन ऑटो वाली बात एसडीएम साहब से नहीं कह पाए। अब दोनों मनोज और कमलेश लौटने लगे। कमलेश था कम पढ़ा लिखा, इसने मनोज को खूब गरियाया रास्ते में कि तुम ऐसे तुम वैसे, इतनी पहचान होने के बाद भी तुमने कुछ नहीं बोल पाया, ये है वो है, तुम्हारे जैसे लड़के बेवकूफ़, खूब भड़काया। फिर मैंने आपको बताया था कि ये 12th पास हुए, आर्ट्स से पास हुए, इन्होंने आर्ट्स लिया था और हिंदी साहित्य लिया था, उससे इन्होंने पास किया 12th। इसके बाद अब भैया क्या करें, अब तो पहुँचेंगे कहाँ, ग्वालियर। ध्यान दीजिएगा, एमएलबी कॉलेज है ग्वालियर में, एमएलबी कॉलेज से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी पढ़े हैं, और वहीं से ये मनोज भैया भी पहुंच गए। और किसने कहा था, इनके चाचा जी ने कहा था। चाचा जी का लड़का एक वहाँ पे ऑलरेडी रहता था, उसका नाम याद नहीं है, वेद है शायद, ऐसा कुछ नाम है, चाचा का लड़का रहता था, और उसका एक मित्र और रहता था। तो यहाँ पे एक कमरे में 3 लोग हो गए। इसने एडमिशन लिया, पढ़ाई चालू की, और बड़ा मज़ा आया। तो एक बार क्या हुआ कि कॉलेज में कई लोग खड़े हुए थे,
तो सब अपने अपने बारे में बता रहे थे कि कुछ गांव के थे, कुछ शहर के थे। तो आपस में बात चली, मनोज से बोले, सब ने अपना अपना परिचय दिया, बताया कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, ये करा हूँ, मेडिकल किया हूँ, ये किया हूँ। तो मनोज ने सोचा मैं तो अगर उसमें ग्रुप में शामिल होऊंगा तो मुझे पहले ही निकाल देंगे, बता दूंगा 12th फेल है। 12th फेल हैं और इंग्लिश में कमज़ोर हैं, ये इनकी दो बड़ी कमज़ोरी थी जो बाद तक मतलब लास्ट तक आपको मिलेंगी। अब मनोज ने भैया क्या किया, 12th तो फेल थे ही बेचारे, तो इन्होंने क्या किया कि बता दिया कि मैं इन्होंने 12th फेल का नहीं बताया, इन्होंने कहा मैं मैथ साइंस से, मतलब इन्होंने आर्ट नहीं बताया, क्या बताया, मैथ साइंस से मैं जो है 62% से पास हुआ हूँ। तो अन्य जो लड़के थे वो सोचे कि चलो अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का हो सकता है, होशियार लड़का होगा, भले गांव का लेकिन होशियार है, तो एक अच्छी छवि बन गई। यहाँ पे एक लड़का और था जो अच्छा पढ़ा लिखा था लेकिन शहरी था, वो इससे मनोज दोस्ती करना चाहता था लेकिन ये इसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं दे रहा था। इतने में सर आ गए, सर ने बुला लिया, भैया आ जाओ सब लोग, क्लास क्यों नहीं ले रहे हो। सबको क्लास में बैठा दिए, बोले सर नहीं आए हैं आज जो लेते हैं पीरियड, तो सर नहीं आए तो भैया क्या करोगे, चलो आज मैं पढ़ाता हूँ। तो प्रिंसिपल साहब जो हैं नारायण शर्मा जी, वो सबको ले जाके क्लास में बैठा दिए और इन्होंने एक प्रश्न दाग दिया सभी बच्चों की तरफ, मार्क्सवाद कोई जानता है, मार्क्सवाद के बारे में कोई जानता है। तो क्लास में सन्नाटा बीत गया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हमेशा जो है उत्साहित लड़का जो मनोज, जो हमेशा किसके प्रशंसा के लिए ललायित रहता था, उसने हाथ खड़ा किया और मार्क्सवाद के बारे में बताया। तो किसी ने कोई नहीं बताया, तो प्रिंसिपल साहब जो थे उसने मनोज को बड़ी प्रशंसा की उनकी और उनको बधाई दी, बड़े बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। और इन्होंने आधे घंटे लगभग उसी मार्क्सवाद के बारे में बातें की, उनको बताया, सभी बच्चों को उनके उस चीज़ के बारे में बताया। तो इस लड़के की यहाँ पे बड़ी प्रशंसा हुई। इससे थोड़े पहले की बात है कि वो जो मैंने आपको नहीं बताया था कुछ देर पहले, एक लड़का था जिससे ये दोस्ती करना चाहता था, तो उसके बगल में जाके मनोज बैठ गया। तो मनोज जब बैठ गया तो ये जो लड़का था ना, ये लड़का उठ के दूसरी बेंच में चला गया, बोला कि इस मतलब वो इसकी ज़्यादा लिफ्ट नहीं दे रहा था, इससे दोस्ती नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जैसे ये लेक्चर हुआ, इसमें बड़ी प्रशंसा हुई मनोज की, ठीक है, क्योंकि वो इतिहास से था, उसने 12th में पढ़ा हुआ था। तो ये जो लड़का था ये अब दोस्ती करने को इससे जो है थोड़ा झुकने लगा, पहले झुक नहीं रहा था, अब झुक रहा है, ठीक है। अब एक बार की बात है कि ये जो रूम लिए थे उसमें 3 लोग रहते थे। पहले एक चाचा का लड़का रहता था, उसका मित्र रहता था, तो उसमें मनोज आके क्या हो गया था, शामिल हो गया था। अब क्या हुआ कि मनोज तो शामिल हो गया, लेकिन ये जो लड़का था जो उसके दोस्त रहता था वो मनोज को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसमें 2 ही लोग के रहने की जगह थी और वो तीसरा लोग आके शामिल हो गया था। लेकिन चाचा का लड़का चाहता था मेरा भाई मेरे साथ ही रहे। तो इस दोस्त ने मनोज से कहा कि भैया तुम अपने लिए रूम अलग देख लो, यहाँ पे बन नहीं पा रहा है। तो मनोज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके चाचा के लड़के को कहीं से पता चल गया कि ये चाह रहा है कि ये यहाँ पे रहे ना। तो चाचा के लड़के ने इस दोस्त को अपने हड़का दिया, बोलो बेट वो मेरा भाई है, वो मेरे साथ ही रहेगा, ये कहीं भी ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ ही रहेगा। तो ये लड़का थोड़ा सा ईर्ष्या करने लगा मनोज से कि मनोज ने अपने चाचा के लड़के से बता दिया और हम लोग के बीच खटपिट हो गई। एक बार चाचा का लड़का कहाँ चला गया, गांव चला गया, और ये लड़का जो है जानबूझ करके ताला बंद करके चाबी लेकर ये भी क्या पहुंच गया, भिंड मुरैना के पास इसका गांव था, ये भी भिंड पहुंच गया। अब बेचारा बचा मनोज। जब कॉलेज ख़त्म हुई तो मनोज पहुंचा कहाँ, मनोज पहुंचा घर। अब घर पहुंचा तो घर पे क्या दिया था, ताला, और जब ताला दिया था घर पे तो ये बेचारा लौट आया। फिर ये 2 घंटे बाद गया, फिर लौट आया, उसमें फ़ोन सुविधा ज़्यादा थी नहीं, फिर गया फिर लौट आया। अब कमरे में कोई था ही नहीं। अब बताइए क्या हुआ। अब बेचारे की गरीबी स्थिति, इसके पास 20 रुपये था ही, इसके अलावा पैसे भी नहीं थे। गांव से गरीब था और घर से गरीब था, पैसे थे नहीं, पापा सस्पेंड अलग पड़े हुए थे, कैसे खर्चा चले। मम्मी बेचारी उधार पैसे लाके 1000-500 रुपये दे देती थी, उसी में अपना खर्चा चलाता था और अपने चाचा के लड़के के साथ रहता था। अब क्या करे बेचारा, बड़ा समस्या। तो रात भर बेचारा क्या किया, वो जो 20 रुपये थे उसके जाके उसने छोले भटूरे खाए। छोले भटूरे खाए, 20 रुपये के 2 छोले भटूरे मिले, उसका आज रात का खाना हो गया। अब सोने की बात आए, वो कहाँ पे सोए, कहीं पे सोने को था नहीं, तो बेचारा रात भर भटकता रहा, इधर रोड में उधर रोड में। और ये बात कहाँ की है, ये बात है ग्वालियर में MLB कॉलेज के पास की बात हो रही है। यहाँ
एक्चुअली मैं ग्वालियर में रहा हूँ तो मैं जानता हूँ यहाँ की मतलब बहुत अच्छी जगह है ये एमएलवी कॉलेज। यहीं रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बना है, महारानी लक्ष्मीबाई नाम से ये एमएलवी कॉलेज बना हुआ है। यहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने पढ़ा था। यहाँ पे बगल में अचलेश्वर मंदिर है, जो वहाँ पे मतलब स्वयंभू जो है शंकर जी प्रकट हुए हैं, और उनको निकाला भी गया तो वो निकले नहीं वहाँ से, मतलब अचलेश्वर इसीलिए बोलते हैं अचलेश्वर मंदिर। ये ऐसे रोड है, यहाँ पे अचलेश्वर मंदिर है, यहाँ पे एमएलबी कॉलेज है, यहाँ पे कटोरा ताल है। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पे सिंधिया पैलेस है आगे जाके। ठीक है, तो ये अचलेश्वर मंदिर के पास बैठा रहा, रात भर सोया नहीं, देखता रहा लोगों को। इसने गरीब लोगों को देखा, एक्चुअली गरीब लोग जिनके पास खाने को नहीं है, बेचारे भूखे पड़े हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, 20 लोग। तो ये बड़ा सहानुभूति टाइप का व्यक्ति था, बड़ा ईमानदार था अपने पिताजी की तरह। पिताजी भी मतलब ईमानदारी की मतलब पराकाष्ठा थे, और ये भी धीरे धीरे इस चीज़ को समझने लगा। रात भर बेचारा बाहर रहा। इसने सोचा कि देखो छत कितनी ज़रूरी होती है। इसने उस समय सोचा। रात भर भूखे लोगों को देखता रहा, कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे जीते होंगे। यही सोचते सोचते सुबह हो गई भैया। सुबह हो गई, मंदिर के पास गया, मुंह हाथ धोया, और मुंह हाथ धोया पानी पी लिया, खाने के लिए अब तो पैसे भी नहीं हैं। एक दिन भूखा रहा दिन भर। जाके देखा बार बार गेट बंद, गेट खुला ही नहीं था। वो तो लड़का चला गया था। फिर वो रात को ऐसे ही स्कूल के चबूतरे पे बेंच पे सो के दिन भर निकाला, और कॉलेज पढ़ने गया। लेकिन कॉलेज पढ़ने गया, उसने ये सोचा कि ये तो मतलब कठिनाइयाँ तो आती रहेंगी, कठिनाइयों को तो मुझे क्या करना है, दूर करना है। बार बार उसके जो मतलब कैरियर पे पैसे की बात बहुत ज़्यादा उसको क्या करती थी, परेशान करती थी। अच्छा, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, ऐसे ही ऐसे निकल के 3 दिन भैया बीत गए। अब क्या हुआ कि वो भूख के मारे तड़पने लगा, कमज़ोर हो गया। अब बात आती है एक होटल की, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शांति ऐसे कुछ शांति करके होटल का नाम था। ठीक है, तो वहाँ पे पहुँचा वो। वहाँ पे पहुँचा, वहाँ का 30 साल का एक मालिक था। उससे बोला कि मुझे खाना खाना है, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, लेकिन मैं इसके बदले काम करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मालिक ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, इतना ईमानदारी से कौन व्यक्ति है जो बोल रहा है कि पैसे नहीं है लेकिन काम करेगा। देखा तो दाढ़ी बड़ी बड़ी। क्यों दाढ़ी बड़ी बड़ी भैया? खाने के लिए पैसे पहले से नहीं थे, पहले से ये दाढ़ी बढ़ा लेता था, क्योंकि दाढ़ी बढ़ने से कुछ गाल पिचके कम दिखते हैं। तो इसने क्या किया, दाढ़ी बढ़ा लिया। दाढ़ी बढ़ा लिया, आंख धस गई थी, 3 दिन से खाना नहीं खाया था, भूखा प्यासा था बेचारा। तो मालिक ने कहा कि मेरे यहाँ वर्कर हैं, काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने फिर से रिपीट बात की, मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। तो मालिक ने दया देख करके ऑर्डर दिया कि एक थाली भाई साहब के लिए लगा दी जाए। इन्होंने, भाई साहब ने बढ़िया पेट भर के खाना खाया, 5 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, अचार, बढ़िया खाया। इसके बाद ये फिर से किसके पास पहुंच गए? होटल मालिक के पास। भैया काम चाहिए, मैंने आपके इस खाना इसी शर्त पे खाया है कि मैं काम करूंगा। तो इसने फिर से वही बात दोहरा दी कि भैया हमारे यहाँ तो मालिक है, हमारे यहाँ तो नौकर हैं, हमें काम की आवश्यकता नहीं है, आपके पास नहीं है पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में ही एक इनके जो एक इनके मित्र थे, जो रवि द्विवेदी नाम है, रविकांत द्विवेदी, उन्होंने इनसे कहा कि भाई साहब जो है मैं पैसे पे कर देता हूँ। 30 रुपये इन्होंने हाथ में निकाले और देने लगे। तो बोले तुम मत दो, मैं काम करूँगा यहाँ पे तभी जाऊँगा। मैंने इनसे मतलब रवि भी चौंक गए इनके उस व्यक्तित्व को देख के, इतने ईमानदार कि मतलब उन्होंने जो कहा है वो करके ही देंगे, दूसरे से पैसा नहीं लेना भैया हमको, तो हम तो काम करके ही खाएंगे। अब ये जो है मालिक भी परेशान हो गया। उसने क्या किया, देखिए वीडियो लंबी बन रही है तो बनने दीजिए, लेकिन आपको मज़ा आने वाला है इसके। भले मैं 1-2 पार्ट बना दूं, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। आगे स्टोरी तो इतनी भयानक है ना। अब देखिए, अब इसने बड़ा परेशान हो गया ये मालिक। इसने बोला चलो ठीक है, इसको एक नौकर को बोला जाओ इनसे भाई साहब बर्तन मांजेंगे। भाई साहब आधे घंटे बर्तन मांजने के बाद निकले बाहर, और इन मालिक को बोले धन्यवाद आज के खाने के लिए, आज के काम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मालिक भी ऐसे व्यक्ति से मिलके बड़ा अचंभित था, क्योंकि इसके यहाँ जो है कॉलेज वाले लड़के आते, झूठ बोल के खाना खा के चले जाते, कल पैसा दूंगा, परसों पैसा दूंगा,
या रोनी सूरत बनाते देते, लेकिन इसने एक भी रोनी सूरत नहीं बनाई। इसने परिस्थिति को क्या किया, परिस्थितियों से लड़ा। बोला कि अगर यहाँ से मैं हार गया ना तो जीवन में कुछ बन नहीं पाऊंगा। लेकिन बनना क्या था भैया, एसडीएम बनना है किसी भी हालत पे, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। अच्छा, उस समय इंग्लिश इनकी बहुत वीक, इंग्लिश के बारे बार बार मार खा जाते बेचारे, और लास्ट तक मार खाए हैं इंग्लिश से और मैथ से। चलिए आगे चलते हैं। अब ये व्यक्तित्व इनका हुआ। अब क्या हुआ, ये अकेले थे तो रवि के जो अभी इनके दोस्त मिले जो 30 रुपये दे रहे थे, उनके साथ इनके कमरे पे आ गए। इन्होंने अपनी व्यथा पूरी बता दी कि भैया ऐसा ऐसा है, 3 लोग हैं, ये है वो दिक्कत करता है, इसलिए बंद करके चला गया, 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो रवि ने बोला मुझसे बता देते। बोले नहीं बता पाया, सॉरी भाई, ये वो करके, क्योंकि बताने नहीं चाहते थे किसी भी मित्र से कि इस प्रकार की बातें हैं। तो रवि ने कहा कि मेरे एक इंग्लिश के टीचर हैं, आप उनसे जाके मिल लीजिए, उनको एक जो है रूममेट की ज़रूरत है। तो रवि के बताए अनुसार वो जो हैं इंग्लिश टीचर के पास पहुंच गए रहने। और इंग्लिश टीचर के पास पहुंचे तो ये भी हो गया कि इंग्लिश टीचर से इंग्लिश भी पढ़ेंगे तो इंग्लिश अच्छी बनेगी। तो जो ये मनोज थे भैया, ये इंग्लिश टीचर के पास पहुंच गए, जो नया बाज़ार ग्वालियर में रहते थे। जो ग्वालियर के लोग हैं वो जानते होंगे, नया बाज़ार में रहते थे और इंग्लिश की कोचिंग पढ़ाते थे। तो शाम को जब थक के आए इंग्लिश वाले सर, तो मनोज भैया उनके चरण कमल पे बैठ गए, भैया हमको तो आपसे सीखना है सर। उनके पैर दबाने लगे। उन्होंने कहा पैर दबा दो, तो पैर दबाने लगे, बढ़िया गर्म पानी में लाए, पैर डाले, बढ़िया सिकाई की, बढ़िया दबाया। उन्होंने कहा सर इंग्लिश सीखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, शाम वाले बैच में आ जाओ तुम। शाम वाले बैच में ये पहुँचे जहाँ पे 6 लड़के और 4 लड़कियाँ थे। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टर्न आएगा अभी, ये एक छोटा टर्न है, आगे और बड़ा टर्न आएगा, बहुत मज़ा आएगा। उस लड़की का नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है जो मैंने पढ़ा था, लेकिन वो लड़की थी और मतलब 4 लड़कियाँ और 6 लड़के थे। तो मनोज को एक लड़की जो है, हालांकि मनोज को ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं रहता, जो तिवारी सर जो है वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो 4 बैठी हुई हैं उनमें से एक की जो है शादी हो चुकी होती है। तो जो ये सर होते हैं ना, तो ये सर का जो मतलब जो रहता है, जिससे मतलब इनका जो है चल रहा होता है बातचीत, वो क्या होता है, उनकी शादी हो जाती है। अब तिवारी सर जो है दूसरी तलाश में जो हैं आ जाते हैं। तो तिवारी जी की नज़र में एक बड़ी आँखों वाली एक लड़की होती है, वो उनके उसमें आती है नज़र में, जिनसे वो चाहते हैं कि मेरी बात हो, और इन सभी पे पहला अधिकार अपना ही सर चाहते हैं। ये 6 लड़के थे। 6 लड़के में ये जो लड़की थी, ये मनोज से थोड़ा क्या करती थी, ज़्यादा उसको बोलने की कोशिश करती थी। अब रीज़न जो भी है आगे पता चलेगा। एक दिन क्या हुआ, इस लड़की का बर्थडे हुआ। तो बर्थडे में सर ने इसको खुश करने के लिए लड़कों को आदेश दिया, जाओ कचौड़ी और जलेबी लेके आओ, आज इस लड़की का जन्मदिन मनाया जाएगा। लड़की का नाम याद नहीं आ रहा, मैं रागनी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, रागनी मान लीजिए। तो रागनी का बर्थडे मनाना था, तो इन लड़कों ने लाया बढ़िया समोसा, इसका बर्थडे मना, बहुत अच्छा लगा सबको। अब एक दिन क्या हुआ भैया, इस मनोज का ही बर्थडे आ गया। अब मनोज का बर्थडे आ गया तो इस सर ने कहा कि आज पार्टी मनोज देंगे। तो मनोज ने कहा कि सर, सभी से कहा कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, जिस दिन पैसे होंगे तब मैं पार्टी दे दूंगा। तो ये जो लड़की थी इसको थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो इसको लाइक करती थी कहीं ना कहीं। तो लड़की ने क्या किया, आज जो है समोसे जलेबी लड़की अपने तरफ से ले आई भैया, और अपने तरफ से ले आई और बोला कि सर ये मनोज के लिए बर्थडे के लिए है, आज मैंने कर दिया। पार्टी हुई बढ़िया, अच्छा लगा। मनोज ने इसको थोड़ा सा मुस्कुराने वाली अंदाज में थोड़ा सा थैंक यू बोला। बड़ा अच्छा माहौल था। मनोज क्या करते थे, जैसे जनरली आजकल कॉलेज कोचिंग में होता है, जो कोचिंग जो थी उसके बाद जो लड़की अपने घर जा रही थी, तो मनोज भैया साथ साथ में जाते थे पहुंचाने कुछ दूर तक, और जो मोड़ आता था रास्ते पे, और जैसे ही मुड़ जाते उसके बाद भैया ये लौट आते। ऐसा एक दिन हुआ, और उसी दिन शाम को, चूँकि सर अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, सबको अपना समझते थे, तो सर ने बढ़िया मनोज की बढ़िया डांट लगाई कि तुम ऐसे तुम वैसे, तुम कोचिंग की लड़कियों को ऐसे वैसे, खूब भड़काया मनोज को। मनोज बेचारा रोते रोते रोते। अच्छा एक चीज़ और थी, उस दिन उस लड़की ने, जिसका नाम मान लीजिए रागनी था, उसने ग्रीटिंग कार्ड भी दिया था।
ग्रीटिंग कार्ड में लिखा था मन। क्या लिखा था? मन। ऐसा नहीं होता अपने बाबू सोना जादू टोना का नाम रखा देते हैं कुछ छोटा सा, उसी प्रकार मनोज का नाम क्या रख दिया था? मन। सर को ये चीज़ भी बेकार लगी कि बताओ, मैं कोचिंग का शिक्षक, मेरे ये स्टूडेंट अब मुझ पे नहीं, ये किसी और की बात किसी और को देख रही है, किसी और का नाम रखा रही है, वो भी जादू टोना वाला नाम जो नहीं बोलते, मन, जो जादू कर जाए, ऐसा नाम रखा दिया। तो सर ने बढ़िया हड़काया मनोज को, बढ़िया हड़काया। बोला आज के बाद उठो, तुरंत मेरे कमरे से निकल जाओ। कमरे की समस्या तो थी इनके पास। अब मनोज को भैया इन्होंने भगा दिया वहाँ से। अब मनोज बेचारा कहाँ जाए, चला आया वहाँ से बाहर। उसी समय अच्छा, जिस दिन ये कोचिंग से भी अब हट गया तो रागिनी की मुलाकात, अब मनोज की मुलाकात नहीं हो पाई। मतलब भैया एक अधूरी प्रेम कहानी, जैसा कि होता है जनरली लाइफ में, एक अधूरी प्रेम कहानी यहाँ पे रह गई। रागिनी भी थी, मनोज भी था, दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। भैया दोनों की दोस्ती ख़त्म यहाँ से। लड़की अपने रास्ते, मनोज अपने रास्ते। न ढूंढने का प्रयास ही किया, क्यों भैया इनके पास पैसे तो थे नहीं, बेचारे गरीब हालत में अपना कैसे भी पढ़ाई कर रहा था। इस समय वो फर्स्ट ईयर में था। अब क्या हुआ, इसके पास फिर से वही पैसे की समस्या हो गई भैया मनोज के पास। अब वो कैसे घर चलाए? उसकी एक मित्र थे विक्रमादित्य पांडे, ध्यान दीजिएगा नाम, विक्रमादित्य पांडे। उनको पूरी किताब में पांडे के नाम से संबोधित किया गया है। विक्रमादित्य पांडे थे, ग्वालियर के ही थे। पांडे जी ने कहा कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उनके पास चलते हैं, तुम्हें रहने की व्यवस्था कुछ करवा देते हैं। तो भैया विक्रमादित्य जो पांडे थे, वो त्यागी जी एक व्यक्ति हैं, त्यागी जी के पास मनोज को संग लेकर के भैया पहुंच गए। जब त्यागी जी के पास पहुंच गए तो त्यागी जी मनोज की पहचान पहले से ही थी। तो त्यागी जी मनोज को बोला, आहा मनोज बहुत ही हंसमुख व्यक्ति थे, प्रिंसिपल थे और बड़े कार्यक्रमों से जुड़े रहते थे, तो मनोज भी अच्छा वक्ता था। इसने क्या किया था, विवेकानंद एक जो है संस्थान था जहाँ पे त्यागी जी से मनोज वहाँ पे एक बार भाषण दिया था जो त्यागी जी को बहुत पसंद आया था, इसलिए मनोज को वो याद रखे हुए थे। बोलने की कला इनके पास शुरू से बहुत अच्छी थी, तो मनोज जो है याद आ गए त्यागी जी को। तो ये जो पांडे जी हैं, पांडे जी ने त्यागी से कहा ये पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन इनके पास बड़ी समस्या हो गई है, किस प्रकार से निर्वहन करेंगे, रहने की समस्या है, नौकरी की समस्या है, कई समस्याएं इनके पास हैं। तो त्यागी जी ने पूछा कि आपके कितने परसेंट आए थे 12th में। तो इन्होंने फिर से एक बार बड़े आसानी से झूठ बोल दिया कि 62%। क्यों बोला था? क्योंकि इनको प्रशंसा सुननी होती थी और इन्होंने बोला कि अगर 55, एक बार तो फेल हो गए हैं और दूसरी बार 55% आए हैं, तो कहीं त्यागी जी ये ना सोच ले कि बड़ा बेकार बच्चा है, इसकी क्या मदद करें। तो इन्होंने इस प्रकार का लाभ लेने के लिए 62% बता दिया। लेकिन ये जो पांडे था, ये पांडे इस 62% को जानता था कि उसका 55 आया। इसने पहले ही बताया था कि अपनी ये हालत है, 12वीं फेल हो चुका हूँ। तो ये वेद प्रकाश जो ये विक्रमादित्य पांडे है, ये बार बार भैया मनोज को क्या क्या क्रिटिसाइज करने लगा त्यागी जी के आगे, त्यागी जी के सामने। अब त्यागी जी जो हैं तो त्यागी जी जो हैं वेद प्रकाश की बार बार पोल खोलने लगा और ये मैटर को हटाए, इधर उधर करे। लेकिन भैया ये जो हैं वेद जो पांडे जी हैं, ये मानने वाले नहीं थे व्यक्ति। इन्होंने त्यागी जी से उनकी सामने पोल खोलने की कोशिश की, तो ये मनोज मने मन उनसे, पांडे जी से क्या हो गया, रुष्ट हो गया। अच्छा, पांडे जी की मुलाकात जो है, मनोज की मुलाकात पीएससी के एग्ज़ाम में हुई थी। एक बार इन्होंने पीएससी दिया था तो मनोज का पेपर अच्छा नहीं गया था क्योंकि उन्होंने तैयारी अच्छी नहीं की थी, ना पांडे जी का पेपर अच्छा था क्योंकि उनकी भी तैयारी ऐसे ही थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो त्यागी जी ने बोला कि ये तो होता रहता है, परसेंट कम ज़्यादा, मेरे भी इतने थे, मैंने इतना बताता था, ये उनको मतलब थोड़ा सा मनोज को मिलाने की कोशिश किया उन्होंने। त्यागी जी ने बोला कि मेरी एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में आपको पर मंथ 350 रुपये मिलेंगे। आप वहाँ पे 2 घंटे लोग सुबह आते हैं, 2 घंटे शाम को आते हैं, वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। चाहे तो आप वहाँ पे परमानेंट रह भी सकते हैं, मतलब आप सोने की व्यवस्था कर लीजिए अपने और वहाँ पे रहे भी आइए, तो वो भी आपका पैसा बचेगा। ये ऑफ़र सुन के मनोज को मतलब मान लीजिए कि जन्नत मिल गई। उस समय 2nd ईयर 3rd ईयर फाइनल ईयर में था मनोज। तो उसको भैया बहुत मज़ा आया। उसने कहा कि चलिए बहुत अच्छी बात है, ये मिल जाए, कम से कम रहेंगे भी, खाएंगे, इस तरह से बहुत अच्छी इनकी ज़िंदगी
चलने लगी। और जब इनकी अच्छी ज़िंदगी चलने लगी तो क्या हुआ बीच में मैं आपको बताऊं कि एक समारोह हुआ, कवि सम्मेलन हुआ। अब इनकी मैं गरीबी की बात बताता हूँ आपको थोड़ा सा, बेचारे बहुत परेशान व्यक्ति थे। इस तरह आम लोग नहीं, मतलब सब लोगों का मतलब बहुत सारे लोगों का इस प्रकार का जीवन निर्वाहन होता है, लेकिन वो कठिनाइयों से डर के पीछे हट जाते हैं और ये जो है कठिनाई से लड़ के आगे जा रहे थे। तो वहाँ पे एक कवि थे, उन्होंने कहा कि आज मैं रात को यहीं रुक जाता हूँ क्योंकि मेरी बस सुबह है तो मैं यहीं रुकता हूँ, कल सुबह निकलूँगा। तो इन्होंने भैया सुबह उठे, अपना नहाए धोए और पहुँच के मनोज के पास। मनोज से बोला भैया हमें तेल चाहिए। मनोज ने कहा तेल नहीं है। इन्होंने कहा शीशा चाहिए, शीशा दे दो। नहीं, कंघा दे दो, तो कंघा भी नहीं है। तो फिर शीशा ही दे दो भैया, शीशा मुंह देख लूँ कम से कम। तो उन्होंने कहा शीशा भी नहीं है, पिछले मैंने 1 वर्ष से अपना चेहरा नहीं देखा। सोचिए वो व्यक्ति कितना लाचार रहा होगा, कितना उस पैसे से कमज़ोर रहा होगा कि उसने 1 वर्ष से चेहरा तक अपना नहीं देखा था। उस समय कांच उस बिरले मिलते थे और पैसे से मिलते थे, ये सोचते थे उसकी जगह पे कुछ कर लेंगे, वो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने शीशा कंघा और तेल नहीं खरीदा, ऐसे ही रहे आते थे बेचारे। अच्छा, तो इन्होंने एक चीज़ अच्छी की थी, लाइब्रेरी में जितने भी अब्राहम लिंकन जितनी भी पुस्तकें थीं, तो एक खाली टाइम पे अच्छे अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ते थे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते थे। इनके अंदर जो है बोलने की क्षमता जो है डेवलप हो रही थी, इनको लिखने की मतलब सोचने की क्षमता अच्छा डेवलप हो रही थी। मतलब हिंदी विषय जो इनका टॉपो टॉप चढ़ा जा रहा था और इंग्लिश और मैथ जो है इनकी गिरी जा रही थी। अच्छा, ये सेकेंड ईयर भी 55% से क्या हुए, अंततः पास हो गए। अब ये जो है धीरे धीरे करते रहे। अब एक दिन क्या हुआ कि जो यहाँ के मुंशी जो मैनेजर थे, मैनेजर ने कहा कि ये जो रद्दी है, जो लाइब्रेरी में रद्दी है, उसको आप बेच दीजिए और जो भी है तो बताइए। तो ये जो विक्रमादित्य थे, इन्होंने रद्दी को बेचा। और सॉरी, विक्रमादित्य बोल रहा हूँ मैंने, मनोज ने। और रद्दी गई 5,000 की। तो मैनेजर ने इनके ऊपर आरोप लगा दिया कि पिछले साल तो 7,000 की गई थी और इस बार क्या बोल रहे हैं 5,000 की, मतलब 2,000 रुपये आपने कहाँ डाले आप। मतलब सीधे सीधे उनकी ईमानदारी पे जो मैनेजर है उसने घात कर दिया। और जब घात कर दिया तो भैया ये मनोज तो ईमानदार व्यक्ति, अब ईमानदार व्यक्ति के ऊपर अगर आप लांछन लगाएंगे तो फिर वो क्या होगा। वो अब रह नहीं पा रहा था, उसको बड़ी समस्या, वो घुटन में जी रहा था। और इस प्रकार से उसको ये लग रहा था कि वो 2,000 रुपये के लिए चोरी लगा दी। उस समय 2,000 बड़ी बात होती थी। जब 350 आप सैलरी पा रहे हो और 2,000 रुपये आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगे, मतलब आपने 7-8 महीने की तनख्वाह मार दी। अच्छा, उसी समय की एक बात है कि एक बार क्या हुआ कि दिन में बड़ी तेज़ से भूकंप आया, तो ये भी रोड में आ गए। और उस दिन अफवाह फैली कि भैया रात में भी भूकंप आएगा। तो अब ये लाइब्रेरी के अंदर जाने में डर रहे थे कि गोल गोल सीढ़ी, पुरानी बिल्डिंग, कहीं गिर गए तो दब के निकल न जाए, मर न जाए। तो ये बाहर ही घूमते रहे, चुलेश्वर मंदिर, कटोरा ताल, इधर उधर घूमते रहे रात भर। अब मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि उस समय मैं भी ग्वालियर में था। मेरा जन्म भी बंधुओं ग्वालियर में ही हुआ है। और ग्वालियर में जब ये घटना हुई थी, क्योंकि किताब में मैंने पढ़ा, क्योंकि ये भी 2000 या 2002 के आसपास की बात है। और उसी समय मैं भी ग्वालियर में 2002 के आसपास ग्वालियर में ही था। तो जब ग्वालियर में था तो ये मुझे घटना, मैं किताब पढ़ा तो मुझे याद आ गया इनकी ये बात, इसलिए मैंने बताया। तो ये रात भर बताइए सोए नहीं, दिन रात भर इधर घूमते रहे और लाचारी देखते रहे लोगों की कि ये होता है वो होता है, देखिए गरीब लोग हैं। मतलब गरीबों के प्रति बड़ी संवेदना थी इनके मन में। और क्योंकि एक स्वयं भी गरीब थे, अच्छा पैसा था नहीं खाने के लिए, बड़े बेचारे उसमें रहते। तो ये मनोज जो हैं एक दिन किसके साथ, वही पांडे के साथ पहुंच गए त्यागी जी के यहाँ। त्यागी जी के यहाँ पहुँचे तो मनोज ने कहा त्यागी जी से, पांडे ने त्यागी जी से कहा कि इनको जो है मैनेजर साहब चोरी लगा रहे हैं, ये बड़े असमंजस में है। मनोज ने कहा मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अच्छा, नौकरी छोड़ दूंगा। तो पांडे ने कहा तुम जाओगे कहाँ, नौकरी छोड़ दोगे, 300-350 रुपये मिल रहे हैं, कौन तुमको देगा इतने रुपए। ठीक है, उसमें 350 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। अच्छा, तो जब इस तरह की बात हुई तो जो त्यागी जी थे उन्होंने समझाया बुझाया कि वो तो बिजनेसमैन आदमी है, वो सोचते हैं, लेकिन मैं तो आपको ईमानदार मानता हूँ। लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। वहीं पे एक अंशु दीदी, अंशु गुर्जर दीदी आई।
जो पांडे को जानती थी, और ये MPPSC प्री क्वालिफाई कर चुकी थी, मेंस की तैयारी कर रही थी। एक वहाँ पे जगह है पीली कोठी, वहाँ पे उन्होंने भी मनोज को समझाया, लेकिन मनोज समझने को तैयार ही नहीं था। उसने भैया नौकरी, उसने क्या किया, यहाँ से उठकर वो चला गया। अच्छा, पांडे जी 1 महीने बाद लाइब्रेरी पहुंचे मनोज से मिलने, तो वहीं पे उनसे मुंशी जी से मुलाकात हुई, जो जो मैनेजर नहीं थे, मैनेजर जी से मुलाकात हुई। तो मैनेजर जी ने कहा कि वो तो 1 महीने से नौकरी छोड़ के चला जा चुका है, अब कहाँ जा चुका है, कहाँ है, पता नहीं उसका। अच्छा, तो मनोज उसने जो है एक एड्रेस दिया पांडे को, पांडे जाके देखेगा, पांडे को एड्रेस दिया कि अब शायद वो यहाँ रहता है। तो ग्वालियर का एक बड़ा ही जो है गरीब लोगों के रहने का बड़ा ही मोहल्ला नहीं होता, एक मतलब अलग ही रहता है, थोड़ी गंदगी रहती है, नाली जाम रहती है, वहाँ पे उसने कमरा ले रखा था। वहाँ पे पांडे ढूंढता 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 पहुँच गया। वहाँ पे एक आटा चक्की थी। आटा चक्की से पांडे जी ने पूछा, क्या आप मुझे मनोज बता सकते हैं कि मनोज कहाँ मिलेंगे, क्योंकि आटा चक्की का ही एड्रेस दिया था। तो पंडित ना बोलते बोलते रह ही गया था कि उसने देखा कि वो जो आटे से लथपथ आदमी था, सफ़ेद कलर एकदम दिख रहा था, वो भैया मनोज ही है। मनोज, ईमानदार लड़का, जो 2000 रुपए की जो बेईमानी की जो उसके पास वो लगी थी, वो उस कारण से उसने नौकरी छोड़ दी इतनी अच्छी। बेचारा अब 300-200 रुपए में क्या कर रहा है, आटा पीस रहा है लोगों के चक्की में। पांडे को देख के भावुक हो गया। पांडे से बोला कि मैं कुछ देर आटा पीस लूँ, फिर चलते हैं कमरा साइड। तो आधे घंटे पांडे ने वेट किया। अब ये गए कमरे में। कमरा वही बदबूदार, नालीदार, जहाँ पे लाइट चली जाए तो अंधेरा ही अंधेरा एकदम सुनने में। पांडे को उसके ऊपर बड़ी दया आई। पांडे ने बोला, तुम तो तैयारी करने निकले थे भैया SDM बनने, कहाँ खो गए हो? कहा, मैं पढ़ भी लेता हूँ। 5-6 घंटे कर नौकरी, ये जो आटा पीसने का करने के बाद मैं पढ़ भी लेता हूँ, ऐसा मनोज ने रिप्लाई दिया। तो पांडे को बड़ी दया आई। चलते चलाते पांडे ने बोला, तुम यहाँ से अच्छा मेरे साथ पीली कोठी में रह लो। पीली कोठी वही जगह थी भैया जहाँ पे 12-13 कमरे थे, और 12-13 कमरे में लगभग 20 लोग रहा करते थे, और सभी MPPSC एस्पिरेंट थे, जिसमें से 4-5 लोग हमेशा मेंस लिखते थे उस वहाँ पे जो रहता था, और SDM बनने की इसकी ख्वाहिश थी। और उस समय फाइनल ईयर भी चल रहा था, और लगभग फाइनल होने वाला था। फाइनल में भी इनके क्या थे, 55% आए थे, और ये जो है 55 से ही मतलब 2nd डिवीज़न ही पास हुए फाइनल में। अब ये भैया जो है मनोज को बड़ा अच्छा ऑफर लगा कि पांडे जी ने ऐसा दिया है, और पांडे जी के कुछ दिन बाद ये जो है पांडे जी के साथ शिफ्ट हो गए। अब शिफ्ट हो गए, उसी साल इन्होंने PSC का जो पेपर दिया था, उसका जो रिजल्ट आया वो PSC फेल हो गए, प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन अंशु गुर्जर दीदी थी, उनका जो है PSC निकल गया, वो बढ़िया SDM के पद को प्राप्त कर ली। तो बड़ी इनको प्रेरणा लगी कि हम भी दीदी से बात करेंगे, सीखेंगे और SDM बनेंगे। उसी समय पता नहीं मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया कि पेपर पे बैन लगा दिया। अच्छा, पेपर पे बैन लगा दिया, मतलब ये हुआ कि पेपर अब बैन है, मतलब पेपर में कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए 1-2 साल पेपर नहीं होगा। तो अंशु दीदी ने कहा कि ऐसा करो मनोज, तुम लोग चले जाओ दिल्ली, और दिल्ली में पढ़ाई करो। पांडे को भी बोला, मनोज को भी बोला, इनके 2 दोस्त और थे उनको भी बोला। तो पांडे ने बताया कि मनोज की तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो कैसे रह के कैसे पढ़ पाएगा, क्या करेगा। तो अंशु दीदी ने इनको, मनोज भैया को 10,000 रुपये दिए कि स्टार्टिंग पढ़ाई मैं तुमको देती हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही होनहार बालक हो, तुम जाकर दिल्ली में पढ़ाई करो और UPSC की तैयारी करो। किसकी? UPSC की, क्योंकि भैया MPPSC अब आने वाला नहीं है। तो अच्छा, सभी लोग, ये भैया पहले ही पहुंच गए, ये दोनों भी दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली में एक गांधी विहार था, एक नेहरू विहार था, और एक था मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर में सब अमीर लोग रहते थे, और यहीं पे कोचिंग होती थी दृष्टि IAS। और ये जो गांधी विहार है, यहाँ पे थोड़ा कम पैसे वाले गरीब लोग थे। तो इन लोगों ने नेहरू विहार जाके क्या कर लिया, रूम ले लिया। अच्छा, रूम ले लिया। अब दिल्ली पहुंच गए भैया, तैयारी स्टार्ट हुई। तैयारी जब स्टार्ट हुई
तो ये जो है दृष्टि आईएएस, आपने सुना होगा, दृष्टि आईएएस कोचिंग में जाकर मनोज ने हिंदी की क्लास ज्वाइन कर ली। यहाँ पे पढ़ाते थे विकास दिव्य कीर्ति सर हिंदी, जो बहुत शानदार हिंदी पढ़ाते थे, और मनोज ने उनकी क्लास ज्वाइन कर ली, उनको बड़ा अच्छा लगने लगा। अच्छा, यही सब चल ही रहा था कि इनकी तैयारी अच्छी होने लगी, और ये अब आईएएस बनने के सपने, एसडीएम से इनके सपने क्या हो गए, आईपीएस बनने का सपना हो गया। ध्यान दीजिएगा, आईपीएस अब बनने के इनके सपने हो गए। अच्छा, विकास दिव्य कीर्ति सर जो थे किसी की प्रशंसा करते नहीं थे। अच्छा, मनोज जो थे प्रशंसा के बहुत लाहलाहित, और ये प्रशंसा जो है दिव्य कीर्ति सर करते नहीं थे। अब हो क्या, अब हुआ ऐसा कि जो मनोज, एक बार दिव्य कीर्ति सर ने बोला कि मैं 3 दिन बाद टेस्ट लूँगा। अच्छा, 3 दिन बाद टेस्ट लूँगा। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, ये गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। मम्मी के पास कभी जाते तो मम्मी 1500 रुपये कभी कभार जब उनके पास होता या उधार माँ के इनको दे देती। बाकी कुछ पांडे भी हेल्प करते थे, जो पांडे के मित्र थे वो भी इनका क्या करते थे, हेल्प करते थे। अच्छा, 3 दिन बाद क्या होने वाला था, पेपर। अब भैया पेपर होने वाला है, विकास दिव्य कीर्ति प्रशंसा करते नहीं हैं, और जो टॉप करेगा उसकी प्रशंसा करेंगे। अब मनोज बोले कि हम तो भैया बहुत कमज़ोर, क्योंकि यहाँ पे जो थे हज़ारों लोग थे, जिसमें कोई डिप्टी कलेक्टर बन करके आईएएस बनना चाह रहा था। कुछ यहाँ पे नायब तहसीलदार थे, कुछ तहसीलदार थे, मतलब कुछ गवर्नमेंट थे, कुछ पढ़ने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर थे। अब यहाँ पे जो मनोज का जो है कॉन्फिडेंस डगमगा गया। ये पहुँचे पांडे जी के पास। पांडे जी भी हिंदी के बहुत अच्छे थे, तो पांडे जी ने इनको कुछ सलाह दी, कुछ किताबें दी कि आप ये पढ़िए, तो हो सकता है आपका टेस्ट में कुछ अच्छी भूमिका आपकी बन जाए। मनोज ने भी किया ऐसे। 3 दिन बहुत अच्छी मेहनत की, और टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद दूसरे दिन रिजल्ट आया। तो भैया दृष्टि आईएएस कोचिंग के जो, देखिए ध्यान रखिएगा, 12वीं फेल लड़का, 10वीं 3rd डिवीज़न, 12वीं फिर 2nd डिवीज़न, और इन्होंने बीए जो किया था भैया, बीए भी 2nd डिवीज़न पास हुए थे। अब इनकी जो है दिव्य कीर्ति ने नेक्स्ट दिन जब क्लास ली, तो इन्होंने दिव्य कीर्ति सर ने क्या किया, पूछ लिया कि भैया क्लास में मनोज कुमार शर्मा कौन है। मनोज ने हाथ हिलाया, कहा यही कल के टॉपर हैं, यही आईएएस बनेंगे। इन्हीं ने सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए कुल मिला के टेस्ट में, और भारी प्रशंसा की कि बहुत शानदार इन्होंने हिंदी में लेख लिखे हैं, मतलब इनका सिलेक्शन तो पक्का है। अच्छा, आज मनोज को जब इससे पहले कोई नहीं जानता था उस यूपीएससी क्लास में, आज इनके पास चारों तरफ से लड़कियां घेरे खड़ी थी। ये इनकी पुस्तक में है कि मनोज को चारों तरफ से लड़कियां पूछ रही थी कि आपने कैसे तैयारी की, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कौन आपको पढ़ाता है, कैसे तैयारी की। और लगातार सवालों पे सवाल दागे जा रहे थे मनोज पे, और मनोज एक का उत्तर दे नहीं पाए, दूसरा सवाल दाग दिया जाए। मनोज बड़ी अचंभव की स्थिति में पड़े हुए थे। किसी ने बोला कि मैं आपके साथ रह के पढ़ाई करना चाहती हूँ, मतलब इस प्रकार का इस पुस्तक में भी वर्णन है। अच्छा, मनोज भी बेचारे समझ नहीं पा रहे थे किस प्रकार से जवाब दें। इतने में एक लड़की, जब ये मनोज चल दिए तो एक लड़की पीछे पीछे आई, तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ, आपके साथ पढ़ाई कर सकती हूँ। और एक लड़की थी जिसने मनोज भैया को जाते जाते प्रपोज भी कर दिया, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मतलब ये होता है कि भैया अगर मान लीजिए कि अगर लड़का, विकास दिव्य कीर्ति ने कहा है कि ये लड़का आईएएस बनेगा, मतलब बनेगा, क्योंकि वो प्रशंसा किसी करते नहीं इतना जल्दी, और कर दिए मतलब बनेगा। तो लड़की जो थी उसने मान लिया कि ये बनेगा, क्योंकि लड़की पढ़ने में मान लीजिए अगर वीक भी है, अगर हस्बैंड बन गया आईपीएस तो भी लड़की की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसने इसी तरह से एक तीर चलाया मनोज के ऊपर, और मनोज को कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ और पढ़ाई करना चाहती हूँ। तब ये बात आ गई तो मनोज के मन में भी गुब्बारे उठने लगे, लेकिन मनोज ने क्या किया, उसको दरकिनार किया और सीधे अपने रूम पे पहुंच गया। पांडे से सारी बात बताई, क्योंकि पांडे की ही टिप्स थी। तो पांडे की जब टिप्स बताई तो पांडे कहा, अरे वो तो ऐसे ही है, वो तुम तो क्या लिखोगे, तुम तो इंग्लिश कमज़ोर, हिंदी कमज़ोर, सब में तुम कमज़ोर हो। पांडे ने इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। मनोज को बड़ी गुस्सा आई, लेकिन मनोज ने पांडे से कुछ नहीं कहा। अच्छा, इस प्रकार से अब भैया इसी समय
क्या हुआ कि दूसरे दिन क्लास लगी, तो उसी दिन क्या हुआ जब इन्होंने, अच्छा ये सफलता हो गई टेस्ट वाली। अब क्या हुआ, यूपीएससी का इन्होंने पेपर दिया था प्रीलिम्स का, यूपीएससी का पेपर का रिजल्ट आया और यूपीएससी में भैया मनोज भैया ने पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया। पहले अटेम्प्ट में जब क्वालिफाई कर लिया यूपीएससी, तो बड़ा ही खुश थे मनोज। इतने में वो जो डायरेक्टर थी दृष्टि आइस कोचिंग की, वर्मा मैडम, उनसे जा मिलने पहुँचे। और उसी समय एक यहाँ पे लड़की खड़ी थी जिसका नाम श्रद्धा था। श्रद्धा आगे बताएंगे कौन थी श्रद्धा। श्रद्धा एक डॉक्टर थी जो बीडीएमएस किया हुआ था और अल्मोड़ा उत्तराखंड से आई हुई थी आईएएस यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। अच्छा, श्रद्धा ने, मैडम से बात चल रही थी, उसी में मनोज ने पहुंचा, गुड इवनिंग किया, तो जो वर्मा मैडम थी उन्होंने मनोज को अच्छा शानदार जवाब दिया। यही अभी टेस्ट के टॉपर थे और इन्होंने ही जो है यूपीएससी प्री क्वालिफाई किया है। तो ये जो लड़की है ज़्यादा ध्यान नहीं दी मनोज पर, जैसे जो लड़कियां थी सभी ध्यान देती थी मनोज पर, बहुत विशेष कि मनोज भैया टॉपर आदमी है, इससे सहयोग बना के रखना है, इससे पूछना है, इससे पढ़ना है, इसके साथ पढ़ना है। ठीक है, कुछ ने तो प्रपोज भी कर दिया था, कुछ के मन में ये था कि भैया ये आईपीएस बनेगा तो अपन भी साथ में कुछ ना कुछ बन जाएंगे, नहीं तो साथ में शादी हो जाएगी तो कुछ होएगा ही। अच्छा, तो इस लड़की ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मैडम ने कहा कि आप जो है, इनको भी ज्वाइन करनी थी कोचिंग, अभी इन्होंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब जो है मैडम ने बोला कि आप इनसे पूछ सकते हैं मनोज से कि इस कोचिंग में किस प्रकार की पढ़ाई होती है। अच्छा, तो यहाँ पे चलते चलाते जो श्रद्धा हैं और मनोज की बढ़िया बातचीत होने लगी। मनोज ने इनको देखा तो देखते ही रह गए, कुछ तो बात है इनमें। अच्छा, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं था, ये तो इनको बस देखे जा रहे थे। इन्होंने इससे कहा मनोज से कि मनोज भैया, मनोज सब पेपर के बारे में बताइए, यूपीएससी में कैसा होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं। इन्होंने बता दिया, बोला कि मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, आप भी हिंदी लेके पढ़ें। तो बोले कि हिंदी तो मुझे आती नहीं है, कहीं पढ़ते पढ़ते बनने लगेगी, आप विकास सर की क्लास ले लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, हुआ भी ऐसा ही, श्रद्धा ने क्लास ज्वाइन कर लिया और बढ़िया मनोज, श्रद्धा जो थी वो मनोज के बगल में, या मनोज श्रद्धा के बगल में बैठ के पढ़ने लगे। दोनों की बढ़िया पढ़ाई चली, लेकिन श्रद्धा को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि नया सब्जेक्ट था। श्रद्धा ने मनोज से कहा चलो ठीक है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। मनोज ने ऐसा बोला श्रद्धा से, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अच्छा, धीरे धीरे बातें हुई। आज ही के दिन, अभी श्रद्धा को पता नहीं था कि ये जो है मनोज यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए हैं, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। आज विकास दिव्य कीर्ति सर पहले दिन पहुंचे जब, तो उन्होंने कहा कि भैया किसका किसका प्रीलिम्स खाली हो गया है क्लियर। तो सब ने, लगभग आधे क्लास के बच्चों ने हाथ उठाया, उसमें मनोज ने भी हाथ उठाया। तो श्रद्धा ने बड़े अचंभव से उसके उत्तर देखा कि तुमने भी कर लिया प्रीलिम्स क्वालिफाई। तो श्रद्धा ने बोला यस, मनोज ने बोला यस जी हाँ मैंने भी क्वालिफाई कर लिया। तो श्रद्धा के मन में बड़े प्रश्न आए मनोज को लेकर के, वो भी पूछने लगी। अब मनोज बेचारा गरीब आदमी, वो कैसे काम चले, वो थोड़ा बहुत उधार लेकर के अपने दोस्त पांडे की सहायता से और मम्मी जो उधार देती थी उसकी सहायता से किसी प्रकार से दिल्ली में एक गरीब कॉलोनी में रह रहा था बेचारा। अब क्या हुआ, आगे की कहानी ऐसे बढ़ते गई और इनका जो प्री क्वालिफाई हुआ था यूपीएससी का, मनोज का, तो यूपीएससी के मेंस में भैया मनोज भैया फेल हो गए। अच्छा, फेल हो गए तो ये जो पांडे जी थे इनको बड़ा मज़ा आया मनोज जब फेल हो गए तो, क्योंकि सहपाठी थे, अगर मनोज निकल जाता तो पांडे जी ना निकल पाए तो फिर क्या होता, दिक्कत होती। मन तो ये इनके ऊपर बड़ी ईर्ष्या करते थे। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ कि दूसरी बार यूपीएससी का पेपर होना है, तो पांडे जी ने बोला तुम हिंदी में अच्छे हो, मैं भी अच्छा होना चाहता हूँ। ये अपने आप को विद्वान ज़्यादा मानते थे लेकिन थे नहीं उतना ज़्यादा। तो मनोज के साथ एक दिन पहुँच गए दृष्टि आईएएस, इनके बीच में बगल में बैठी थी श्रद्धा। अब क्या हुआ कि पांडे जी, जैसे ही पांडे श्रद्धा आई तो मनोज श्रद्धा के साथ बैठ गया, और जब मनोज श्रद्धा के साथ बैठ गया 2 मिनट।
चलिए, कुछ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो मनोज भैया जो थे वो क्या हुआ, मनोज भैया जो थे वो श्रद्धा के साथ बैठ गए। ठीक है, तो पांडे को बड़ी जलन हुई कि भैया ये बताओ, लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, वहाँ से पढ़ने आया है, अंशु दीदी क्या कहेंगी, इन्होंने 10,000 रुपये दिए हैं। मनोज भैया श्रद्धा दोनों जन बढ़िया मगन थे बात में, और पीछे पांडे जी जो हैं जले भुगरे जा रहे थे। तो पांडे जी ने मनोज ने पीछे मुड़ के देखा तो पांडे जी बड़ी गुस्सैल शकन में थे। तो मनोज ने समझ गया तुरंत ही। तो मनोज ने श्रद्धा से परिचय करा दिया कि श्रद्धा, ये मेरे मित्र हैं, रूममेट हैं, पांडे जी, विक्रमादित्य पांडे जी। तो पांडे जी जो लड़की के मामले में बड़े कच्चे आदमी थे, उन्होंने तुरंत ही एक फायर कर दिया श्रद्धा मनोज की तरफ। फायर किया, बोला तुमने श्रद्धा को बताया कि तुम 12th में फेल हो गए हो। जैसे मनोज के ऊपर पहाड़ टूट गया हो भैया, वो लड़की को लगा सेट करने में, और इधर से क्या कर दिया, पांडे जी ने एक तीर चला दिया। मनोज अपनी नज़रें झुका लिया कि हे पांडे जी, कहाँ के काल आपको मैं लेके आया। अच्छा, जो श्रद्धा थी उसने नज़रअंदाज कर दिया इस बात को, लेकिन बाद में मनोज से श्रद्धा ने पूछा, तो मनोज डरते डरते एक भी झूठ नहीं बोला, अपने घर की पूरी परिस्थिति बता दी। बोला कि 12th नकल से पास होना चाहता था लेकिन हुआ नहीं, फिर आर्ट लेकर के 2nd डिवीज़न पास हुआ। लेकिन श्रद्धा, क्या होता है ना, जो सफलता होती है ना, सफलता बता देती है, सफलता जो है बता देती है कि व्यक्ति क्या है। तो भैया जब वो यूपीएससी प्री जो है क्वालिफाई कर चुका है, तो श्रद्धा समझ गई ये क्या है, होशियार लड़का है। अच्छा, होशियार लड़का है, श्रद्धा समझ गई। तो श्रद्धा ने बोला कि ऐसा तो होता रहता है, जनरली फेल होते, लेकिन फिर भी तो तुमने कितना अच्छा कमबैक किया और आज इस मुकाम पे पहुंच गए हो कि तुम जो है यूपीएससी प्री क्वालिफाई करते हो। बताइए, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इसमें आधे लोग नहीं क्वालिफाई किए हैं, जो कि फर्स्ट डिवीज़न पास हुए और आपने 2nd डिवीज़न में ही पास कर लिया। अच्छा, श्रद्धा का और मनोज का जो है मिलन जो है होता जा रहा था, बातचीत होते जा रही थी, लेकिन अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये दोनों नहीं थे। ठीक है, मतलब मनोज को ये बहुत अच्छी लगने लगी थी, जैसे कि मनोज इसके बिना रह ना पाए, लेकिन श्रद्धा अभी ऐसा नहीं था। अब क्या हुआ कि श्रद्धा जो है एक बार प्री पेपर दिया और उसका क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, मतलब मेंस नहीं हुआ क्वालिफाई। तो अब श्रद्धा की 1 साल की तैयारी हो चुकी थी, मनोज की भी 1 साल हो चुकी थी, दूसरा यूपीएससी देने को था मनोज। अब क्या हुआ कि वहाँ पे आर्थिक संकट तो था ही मनोज के पास। तो ये जो श्रद्धा थी, इसका बीडीएमएस हुआ था, अभी इंटर्नशिप के लिए फिर से अपने जगह पहुँच गई उत्तराखंड। उत्तराखंड में अल्मोड़ा ज़िला था, वहाँ ये पहुँच गए अल्मोड़ा में। अब श्रद्धा चली गई तो भैया ये जो मनोज थे ये अकेले पड़ गए। पांडे जी ने कहा कि ये तो होता ही है, लड़की के चक्कर में पड़ोगे, मैंने तो बार बार कहा था लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लड़कियां होती ही धोखेबाज हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। अच्छा, ये सब बातें चली रही थी कि श्रद्धा से एक बार मनोज ने क्या किया था, कॉपी में नंबर लिखवा लिया था कि अपने जा तो रही हो लेकिन अपना नंबर देते जाओ, कि कभी बात करने की इच्छा पड़े तो कैसे करेंगे। तो श्रद्धा ने मनोज को जो है चलिए, तो नंबर लिख लिया जाता है, मनोज ने लिख लिया नंबर भैया। अब क्या हुआ कि इस कॉपी में लिखा हुआ है नंबर, अब श्रद्धा चली गई, मनोज का मन ना लगे, तो मनोज भैया फिर से कहाँ पहुँच गए, ग्वालियर। ग्वालियर पहुँच गए, वही पीली कोठी जहाँ पे क्या होती है, बात होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं इंटरवल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको इंटरवल दे रहा हूँ। इंटरवल में आपको ध्यान रखना है कि अभी फर्स्ट यूपीएससी हुई है, मनोज भैया यूपीएससी जो है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यूपीएससी प्री अभी क्वालिफाई हुई है, मेंस का पेपर अभी बाकी है, क्योंकि ग्वालियर में जब पहुंच जाते हैं तब वो मेंस देते हैं भोपाल में जाके, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात हुई है। और एक चीज़ और, जो श्रद्धा है वो 1 साल की तैयारी करके कहाँ पहुँच चुकी हैं, वो पहुँच चुकी हैं यूके। यहाँ पे मैं स्टोरी को विराम कर रहा हूँ। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो इसका 2nd पार्ट भी मैं आपको जल्दी से बना के दूंगा, अगर आप लोग ने कमेंट किया, लाइक किया और दूसरी बात शेयर किया तो। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप मुझसे व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं अच्छे अच्छे वीडियो के लिए या पढ़ाई के लिए, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको लिख लूँगा। बस आपको करना क्या है, अपना नाम लिखना है,
साथ में आप किस चीज़ की कहाँ से हैं, मतलब प्लेस का नाम लिखना है, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। इसमें आपको MPPSC इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, संविधान, MPGS और कई प्रकार के पर्यावरण, इस तरह के कई सारे आपको मैं वीडियो दे दूंगा। और लगातार इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपको मोटिवेशनल और पढ़ाई संबंधित आते रहेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट जल्दी बनेगा, उस पर पूरी लव स्टोरी, पूरी इनकी कहानी मैं बताऊंगा। बस एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हारा वही जो लड़ा नहीं, एक तो ये बात हो गई। और मनोज ने एक बात और कही थी, अगर लक्ष्य है तो अगर उड़ोगे तो भले लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाओ, लेकिन पंख तो मजबूत होंगे। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, भले यूपीएससी सेलेक्ट ना हो पाऊं, लेकिन इतना काबिल तो बन जाऊंगा कि पूरे दुनिया में कुछ तो कर पाऊंगा, कुछ तो कर पाऊंगा। ये इनका लास्ट ये शब्द था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि वो, चलिए बाद में ही बताऊंगा, क्योंकि बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, अगर आप लोगों ने कमेंट किया, वीडियो की मांग की तो। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।